भैया आ जाओ पूरे जोश में, मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कर रहे हो, रे ऑप्टिक्स भी कर रहे हो, तो थोड़ी खिचड़ी बन गई होगी, लेकिन रेगुलर रिवाइज करते रहना। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट कर लिया था? यूनिफिकेशन। बिल्कुल, हमने स्टार्ट कर लिया था पढ़ना अपना स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स में मैंने आपको मिरर फॉर्मूला उस पे एक न्यूमेरिकल करा दिया था, और मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे। और साथ के साथ मैंने आपको रे डायग्राम पढ़ने के लिए कहा था खुद से, कि भैया रे डायग्राम को एक बार रीडिंग दे लेना, ताकि हम फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर सके। तो क्या रे डायग्राम्स किसी ने भी पढ़े? यस सर। यस पढ़े सर। हैं? अरे क्या बात है, ये तो उम्मीद से ज्यादा हो गया फिर। चलो भैया आओ अपने मुद्दे पे आते हैं। यार सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या किया। भाई मिरर फॉर्मूला, मैंने बोला मिरर फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का। क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होते हैं, लेकिन स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता। तो हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v+1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और मैंने आपको ये बता दिया था जो जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी हम उसी का साइन रखेंगे। जो चीज हम कैलकुलेट कर रहे होंगे हम कभी भी उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे, हम उसका साइन कन्वेंशन हमेशा अपने आंसर में आने देंगे। क्या ये चीज भी याद है? यस सर। डन। यस। मैंने शायद से आपको ये भी बताया होगा कि अगर v आपका नेगेटिव आ रहा है तो मतलब हमारी इमेज का नेचर कैसा है, क्या ये बताया था? यस सर। तो बताओ क्या नेचर है अगर v नेगेटिव आ रहा है तो? रियल। वेरी गुड, रियल एंड इनवर्टेड। और अगर हमारा v पॉजिटिव आ रहा है तो v पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो हमारी इमेज मिल रही है वो मिल रही है वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन, थोड़ा सा अब इस पे वर्क करना है। यार मैग्निफिकेशन के मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास -v/u, और मैंने आपको ये भी बोल रखा है रे ऑप्टिक्स में जो भी फॉर्मूले पढ़ोगे सब में साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो ये मत सोचना कि इधर पहले से नेगेटिव साइन है तो अब मैं वी और यू का साइन नहीं रखूंगा, गलत। आपको वी और यू अभी भी उनके सबका साइन रखना है। और एक और फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एक और फॉर्मूला मैंने बताया हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यार क्या करना है, ये दो फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन अब हम दो फॉर्मूले और डिराइव करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। मतलब वो न्यूमेरिकल्स को बहुत छोटे बहुत शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करा देंगे। तो देखो कैसे करोगे वो फॉर्मूला डिराइव। यार आपके पास ये मिरर फॉर्मूला है 1/v+1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्या कर दो, इस पूरे फॉर्मूले को लेफ्ट साइड और राइट साइड v से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे को बताओ क्या इक्वेशन बन के आएगी अगर मैं दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो? जी ऐसा बताओ लेफ्ट साइड क्या आएगा अगर मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को? सर वी 2v। 2v कैसे आएगा? v इंटू 1/v, तो ये बचेगा सिर्फ 1। फिर क्या बचेगा आपके पास? v/u, वन। और इधर क्या बचेगा? v/f। यार सब लोग चेक करो सबको समझ में आया ये वाला स्टेप? यस। यस डन, सर। बढ़िया। क्या बात है, रिस्पॉन्स भी भाई ऐसे देते रहना, बढ़िया चल रहे हो। यार अब v/u को रखो एक साइड, सपोज इसको दूसरी साइड ले गए आप, तो ये हो जाएगा -v/u। और इस v/f को ले जाओ एक साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - v/f। -v/u को किससे रिप्लेस कर दोगे आप? मैग्निफिकेशन से। तो आपके पास मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, यहां पे ले लो एलसीएम, तो f-v/f। अब आपको ये थर्ड वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। ये आपका फॉर्मूले से आपका आंसर बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में। यस सर। डन, बहुत बढ़िया। अब यार आपको आपको ये स्टेप समझ में आ गए हैं, तो फोर्थ फॉर्मूला आप अपने आप डिराइव करोगे। फोर्थ फॉर्मूले में क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को मैंने v से मल्टीप्लाई किया था ना, अब क्या करो इस पूरी इक्वेशन को v से जगह आप u से मल्टीप्लाई करो, और मेरे को बताओ क्या आ रहा है फोर्थ फॉर्मूला। चलो लोगो काम पे। अब की बार इस पूरी इक्वेशन को v की जगह u से मल्टीप्लाई कर दो। मन्नत कहाँ गायब थे? सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसकी वजह से क्लास में गए। अच्छा, लेकिन अब पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्या पता है या कुछ भी नहीं पता? और सर रिकॉर्डिंग यू। वीडियोस भी नहीं देखी होगी? सर चलो कोई, देखिए। देखी है, अरे क्या बात है।
बच्चे पढ़ने लग गए हैं, मतलब 12th में आते ही ऐसा। यस सर। बढ़िया है भाई, तो ऐसे पढ़ते भी रहना, तो पूरा साल ऐसे ही मजे में निकल जाएगा फिर। यस सर। बढ़िया। दीक्षा वेरी गुड, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में मैग्निफिकेशन चाहिए, लेकिन आपके पास आ रहा है -u/v, तो रेसिप्रोकेट कर दो, तो आपके पास बन जाएगा मैग्निफिकेशन और फॉर्मूला डिराइव कर लो। यस आपने सर। जहां तक किया है वो बिल्कुल सही किया है। चलो साथ में कैलकुलेट करते हैं भाई सब लोग। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यार अगर हम इस, अर्शी वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब की बार इस पूरी इक्वेशन को अगर हम u से मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास क्या बचेगा, u/v+1 इज इक्वल्स टू u/f। भैया u/v को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा -u/v, 1 - u/f। लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -u/v थोड़ी होता है, तो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको -v/u, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, तो f डिनोमिनेटर में आ रहा था तो f न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइडेड बाय f-u। भैया अब इसको मैग्निफिकेशन बना दो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, यार प्लीज मेरे को 1 मिनट दो, आप इसको कंप्लीट करो, गेटिंग एन अर्जेंट कॉल, इसको कंप्लीट करो प्लीज। भाई चेक कर लो सबको कंप्लीट हो गया। यस यस सर। सर। चलो बहुत बढ़िया, तो इस पे अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लें। यस सर। चलो डन, यस तो सर। लेट्स भाई स्टार्ट, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। भाई क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा। क्या क्वेश्चन है कि हमें बोला हुआ है कि एक हमने लिया है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। मेरे को याद दिला दो, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सर नेगेटिव। डाउट लग रहा नेगेटिव। है, कॉन्फिडेंस से नहीं आया। यार कॉनकेव मिरर हमेशा याद रखो, अगर आपको कभी भी डाउट हो ना कि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, एक टाइम सेकंड लगेगा, फटाफट डायग्राम ड्रॉ करके इमेजिन कर लिया करो कि यार ये मेरा अगर कॉनकेव मिरर है, तो इसका स्फेयर किधर बनेगा, लेफ्ट में या राइट में। सर राइट में। लेफ्ट में, इसका स्फेयर बनेगा लेफ्ट में। तो अगर इसका स्फेयर लेफ्ट में बन रहा है, तो इसका रेडियस भी किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा। रेडियस लेफ्ट में आने का मतलब है रेडियस नेगेटिव है, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2, मतलब फोकल लेंथ भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो भैया कॉनकेव मिरर गिवन है हमें, क्वेश्चन ने कहा एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो अपने आप समझ जाना कि हमें ये फोकल लेंथ नेगेटिव में लेना है, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा है कि जो इमेज बन रही है अब हमारे पास, इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हमें मैग्निफिकेशन गिवन है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, भैया आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अच्छे से चेक करो पहले, क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। कॉनकेव मिरर बोला हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, और हमें मैग्निफिकेशन दी हुई है। हमें क्या बताना है कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। यस सर। डन। अब आप मेरे को ये बताओ, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। शायद से याद नहीं है, कोई बात नहीं, ध्यान दो फिर से, अगर ये चीज नहीं पढ़ी थी तो। यार याद रखो, मैग्निफिकेशन है ना, हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दे देता है मैग्निफिकेशन। कैसे, सबसे पहले आप मैग्निफिकेशन की सिर्फ वैल्यू चेक किया करो, वैल्यू। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मैंने आपको बताया था 1 से बड़ी होती है तो मतलब इमेज हमारी कैसी है, इन लार्ज। इनलार्ज्ड है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब हमारी इमेज का क्या है, सेम साइज है।
अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो मतलब हमारी इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। वेरी गुड। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, उसके बाद आप चेक करोगे मैग्निफिकेशन का साइन। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में मिलता है आपको तो भैया समझ तो जाना हमें रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल सही। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में मिलता है तो वर्चुअल वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट। बिल्कुल सही। अब क्या करना है यार, इधर क्वेश्चन में एक चीज चेक करो, क्वेश्चन ने सिर्फ हमें यह बोला है कि हमारी जो इमेज है वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। मतलब क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, सिर्फ वैल्यू बता दी। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि इमेज इनलार्ज्ड है। लेकिन यार क्वेश्चन ने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि ये रियल इमेज मिली है या ये वर्चुअल इमेज मिली है। तो क्या करूं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाऊं या नेगेटिव साइन लगाऊं? रिपीट करता हूं जिसको डाउट हो। मैंने कहा यार क्वेश्चन ने सिर्फ हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है 3, लेकिन क्वेश्चन ने ये तो बताया ही नहीं कि मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोला ही नहीं कि किस टाइप की इमेज फॉर्म हो रही है। तो आप ये बताओ कि इधर मैग्निफिकेशन को क्या लोगे, +3 लोगे या -3 लोगे? पॉजिटिव। तो याद रखो हुसैन, इधर हम मैग्निफिकेशन को दोनों लेंगे। हम इधर 2 बार वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। केस 1, एक बार मैग्निफिकेशन को लो +3, मतलब आपने इमेज को वर्चुअल एंड इरेक्ट अज्यूम किया है। और फिर एक लो केस 2, इसमें आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी लोगे, -3। तो इसमें आपने अज्यूम किया कि इमेज इनलार्ज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। चेक करके बताओ यहां तक की बात समझ में आई है? यस सर। बढ़िया। अब देखो इसका जो जनरल मेथड होता है ना वो क्या होता है कि यार मैग्निफिकेशन का आप फॉर्मूला यूज करोगे -v/u, तो फिर आपके पास v आएगा -3u। फिर आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे और फिर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। तो ये बहुत लॉन्ग मेथड हो गया। हम क्या करेंगे, हम अपना शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। यार अभी अभी मैंने आपको फोर्थ वाला फॉर्मूला लिखवाया मैग्निफिकेशन का। क्या है फोर्थ फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का? f/f-u। तो बस यही फॉर्मूला यूज करो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो भाई हम मैग्निफिकेशन को फर्स्ट केस में लेंगे +3। तो मैग्निफिकेशन +3, फोकल लेंथ की वैल्यू -15, आपको पता है माइनस में होना चाहिए, यस f-u, तो -15 - u, इसको कैलकुलेट करके u की वैल्यू फाइंड कर लो। ऐसे ही सेकेंड केस में मैग्निफिकेशन को -3 लेके फिर से u की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो, क्वेश्चन खत्म। चलो सृजल, कौसर, प्राची, सब लोग चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। सर कुछ समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करना स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से रिपीट करना सृजल, बिल्कुल सही। चलो यस ये सर। बात भी सही है। सृजल रिपीट। क्वेश्चन ने क्या कहा है सृजल कि हमें ना सिर्फ फोकल लेंथ के बारे में बोला हुआ है क्वेश्चन ने, कि मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया और इसका फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने ये भी बता दिया कि जो इमेज मिल रही है ना वो मेरे को बड़ी मिल रही है, लेकिन इमेज कितनी बड़ी मिल रही है, 3 टाइम्स। लेकिन क्या क्वेश्चन ने ये बताया कि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही है या बिहाइंड द मिरर मिल रही है? ये क्वेश्चन ने नहीं बताया ना। तो आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे, दोनों केस। कि आप अज्यूम करोगे कि शायद से इमेज जो मिली है वो मिरर के सामने मिली है। मिरर के सामने होने का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो उस केस में आप मैग्निफिकेशन कितना लोगे सृजल, -3, नेगेटिव। बिल्कुल। फिर दूसरा केस आप क्या अज्यूम करोगे कि क्या पता ये इमेज बिहाइंड द मिरर मिली हो। तो बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो उस केस में मैग्निफिकेशन कितना लेंगे हम, +3। +3। डन। अब क्या करो, इन दोनों मैग्निफिकेशन के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएंगे। तो एक बार मैग्निफिकेशन को +3 लो और इसके लिए मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू बताओ। एक बार मैग्निफिकेशन को -3 लो और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू बताओ। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये जो मैंने अभी फोर्थ वाला फॉर्मूला लिखवाया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखो, फोकल लेंथ की वैल्यू रखो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी, यू की वैल्यू आ जाएगी। अब यस क्लियर है? सर। डन, वेरी यस गुड। सर। और याद रखो ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि यू हमेशा नेगेटिव में होता है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए, अभी तो आप नेगेटिव में नहीं रखोगे क्योंकि यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन जो आपका आंसर आना चाहिए वो यू नेगेटिव में आने चाहिए। अगर नेगेटिव में नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती करी है।
उज्जवल, आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। जिज्ञासा, एक बार आंसर फिर से वेरीफाई करो। आकाश, -20 ठीक है, लेकिन आपने जो एक और आंसर दिया है उसमें कहीं ना कहीं साइन का गलत आ रहा है, चेक करो। अर्शी, आप भी चेक करो कैलकुलेशन फिर से। दीक्षा, नहीं, कैलकुलेशन अगेन चेक। जैसे मैं पहला वाला सॉल्व कर देता हूँ, चलो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करोगे। आकाश, अब सही है भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा? -45 -3u -15। इस -45 को इधर लेके गए तो मेरे पास क्या आएगा? -3u इज इक्वल्स टू +30। तो u की वैल्यू कितनी आई पहले केस में? -10। और मैंने कहा था आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए u के लिए, तो बिल्कुल सही है। सृजल, अभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक चल रही है, चेक करो फिर से। अब ऐसे ही सेम चीज कैलकुलेट करो। -3 -15 डिवाइडेड बाय -15 -u। तो भैया फिर से u की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो अब की बार कितनी आएगी। चेक करो, अब की बार आंसर आना चाहिए -20 सेंटीमीटर। प्रतिभा, गुड। योग्यता, आपके आंसर्स भी सही हैं, बढ़िया। भाई प्लीज सब लोग क्रॉस वेरीफाई कर लो, आराम से कैलकुलेशन कर लो, कोई जल्दी नहीं है, सबके आंसर्स आने चाहिए लेकिन। गुड दीक्षा, जिज्ञासा, बढ़िया। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. डन। आकाश, यस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, बिल्कुल सही। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूं, आप अपना आंसर वेरीफाई करके देखना। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है? फिर से वही कि कॉनकेव मिरर हमें बोला हुआ है और इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है कि फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में अभी भी सिर्फ वही बोला हुआ है कि जो इमेज मेरे को मिल रही है, अब की बार बोला हुआ है कि इट इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब की बार भी इन्होंने नहीं बताया कि भैया जो इमेज मिल रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कुछ नहीं बताया। तो आपको फाइंड करने हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कितनी वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की? दो वैल्यूज आएगी, एक बार रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, एक बार वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। तो चलो ट्राई करो और आंसर मैच करेंगे। Yes, sir. डन। और देखो यार, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट हो, चाहे दोबारे पूछना पड़ जाए, पूछ लेना। अनितिका, अच्छा एक अनितिका है और एक अंकिता ठाकुर है, ओके। ऐसा लग रहा है दोनों बहनें हैं, ऐसा क्या? ओके दीक्षा, फर्स्ट आंसर इज आपके हिसाब से ये आ रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन आंसर को नेगेटिव में लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। प्रतिभा, आंसर जीरो कैसे आ सकता है? आंसर जीरो होने का मतलब है कि आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं रखा। अंशिका, बिल्कुल सही। भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें ताकि हम आगे भी बढ़ सकें। रुचिका, कशिश, नो, आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं। चलो लेट्स सॉल्व इट। भाई फिर से, अर्शी नहीं, सेकंड वाला आंसर सही नहीं आ रहा। शिवानी, नहीं, सही नहीं आंसर। भाई मैग्निफिकेशन को आपको लेना है +-4, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं माइनस के लिए। भाई मैंने मैग्निफिकेशन -4 लिया, तो -4 इज इक्वल्स टू
f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। फोकल लेंथ -10 में रखना है आपको, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस में होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा ये सब, आपको अपने आप देखना है। उज्जवल आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं, वेरी गुड यार। तो -10 माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 40u+4, सॉरी 40+4u इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास आएगा 4u इज इक्वल टू -50। तो u इज इक्वल टू -50/4। -50/4 कितना हो जाएगा? -12.5 सेंटीमीटर। ये एक फर्स्ट आंसर है, -12.5 सेंटीमीटर। सजल गुड। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले केस में कि भैया मैग्निफिकेशन को लेंगे +4। तो अगर हम मैग्निफिकेशन को +4 ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा +4 इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस यू। तो हमारे पास आ गया -40+4u इज इक्वल्स टू -10। इधर लेके जाओ तो 4u इज इक्वल्स टू +30 आएगा। तो u की वैल्यू आएगी 30/4। 30/4 का मतलब क्या हो गया? मैंने एक चीज गलत कर दी और किसी ने मेरे को बोला भी नहीं कि सर इधर +4u नहीं, इधर -4u आएगा। Yes, sir. तो माइनस Yes, sir. माइनस, तो ये आंसर आ गया -7.5 सेंटीमीटर। 5 centimeter. तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, Centimeter. -7.5 एंड -12.5। अभी भी भाई मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों के आंसर सही नहीं आ रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हो प्लीज चेक करो। रुचि का प्रीवियस स्लाइड बिल्कुल येलो। जिज्ञासा कोई बात नहीं। डन। तो सबका यहां तक कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे पढ़ जाऊं? Yes, sir. चलो Yes, डन, sir. लेट्स प्रोसीड। यार अब आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने रे डायग्राम्स नहीं पढ़े थे 10th क्लास में, तो अब आ जाओ फटाफट। रे डायग्राम्स पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो हमारे मेन मेन काम का होगा सिर्फ वही चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। रे डायग्राम्स। Sir. तो भैया सबसे पहले हम रे डायग्राम्स किसके पढ़ेंगे? सबसे पहले हम रे डायग्राम्स पढ़ लेते हैं कॉनकेव मिरर के। हालांकि ये हमें पढ़ना नहीं चाहिए, 12th में आ गए हो, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। भैया सबसे पहला रे डायग्राम ये होता है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर रहे हो, इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मेरे को बताओगे कि लाइट रेस कैसी आएगी ट्रैवल करती हुई? Parallel to the principal. वेरी गुड। अगर कोई भी चीज इन्फिनिटी पे है तो याद रखो उससे लाइट रेस पैरेलल आएगी। तो यार ये लाइट रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमारा रूल क्या कहता है कि ये लाइट रेस सारी मर्ज करेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और मैंने आपको बताया था ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ये पॉइंट हमारा फोकस Focus. कहलाता है। तो हमारी इमेज की प्रॉपर्टी क्या मिलेगी? फर्स्ट पॉइंट कि भैया इमेज कहाँ मिल रही है मेरे को? फोकस पे। दूसरा पॉइंट, इमेज कहाँ मिल रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब रियल एंड इनवर्टेड। और इस इमेज का साइज कैसा है? इस इमेज का साइज है पॉइंट साइज ऑफ इमेज। चेक करो फर्स्ट वाला क्लियर हुआ? Yes, sir. डन। भाई प्लीज मेरे को बताते जाना, देखो बार बार बोल रहा हूं, बताते जाना किसी को डाउट हो तो। सेकेंड केस, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बस थोड़ा सा पीछे। अंशिका रिपीट करना है, ओके। अंशिका देखो हमारे पास कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस होते हैं। हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है और उसका साइज कैसा है। हमें 3 चीजें बतानी होती हैं। क्या क्या 3 चीजें? पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो मैंने एक एक करके ये तीनों पॉइंट डिस्कस किए। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। याद रखो अगर कोई भी चीज इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे होने का मतलब है बहुत ज्यादा दूर है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है ना, तो उससे लाइट रेज हमेशा कैसी आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। अब So, याद रखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्लेक्ट करके फोकस पे मीट करती है। तो मेरे को इमेज की प्रॉपर्टी पता चल गई। पोजीशन क्या है? एट फोकस। साइज कैसा है? पॉइंट साइज, बिल्कुल डॉट जैसी मिलेगी। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये मिरर के सामने मिली है। अब yes, क्लियर है? sir. ओके चलो डन। Yes. सेकेंड केस,
भाई सेकंड केस, मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आया। कितना पास ले आया भैया? इन्फिनिटी से पास लेके मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, ये आपका पोल। तो याद रखो इमेज कहां मिलेगी? इमेज आपको बिटवीन सी एंड एफ मिलेगी। तो हम इसमें अगर डिस्कस करें, पोजीशन क्या बोलूंगा कि क्या है पोजीशन इमेज की? बिटवीन सी एंड एफ। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। सेकंड, नेचर कैसा है भैया? मिरर के सामने मिली है, तो रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड, आप साइज कंपेयर करके बताओ, साइज कैसा है? छोटा, बड़ा या सेम? स्मॉल। स्मॉल, तो डिमिनिश्ड है। चलो डन। ये दो कंप्लीट करो, बाकी चार केसेस भी देखेंगे। आकाश चेक करो, कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला दोबारा बता दो। ये वाला दोबारा बताना बिल्कुल। हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर लिया और ऑब्जेक्ट को जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, जो उसका रेडियस है, उससे थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मेरे पास फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मेरे को बताओ रेडियस कितना होगा इसका? सर क्या पूछ रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, अगर फोकल लेंथ में 10 बता रहा हूं कॉनकेव मिरर का, तो उसका रेडियस कितना होगा? 20। रेडियस डबल होता है। तो अज्यूम कर लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? ऑब्जेक्ट को रेडियस से भी पीछे, मतलब सपोज 30 सेंटीमीटर पे रखा है, रेडियस से भी पीछे। तो इस वाली सिचुएशन में मेरे को इमेज कहां मिलेगी भैया? इमेज मेरे को हमेशा सी और एफ के बीच में मिलेगी। मतलब याद रखना कि मेरा जो वी की वैल्यू आनी चाहिए वो 10 और 15 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि फोकस की वैल्यू 10 है और रेडियस की वैल्यू 20 है, और इमेज मेरे को उन दोनों के बीच में मिल रही है। तो मतलब ये 10 और 20 के बीच में होना चाहिए। तो 12 आ सकती है, 15 आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन 20 से बड़ी नहीं होगी और 10 से छोटी नहीं होगी। क्या सबको ये बात समझ में आई? यस Done. सर। बढ़िया। और इमेज का साइज छोटा मिलेगा। सर डन। डन, चलो वेरी गुड यार। आ जाते हैं थर्ड केस पे। भाई थर्ड केस, मैं ऑब्जेक्ट को और पास लेके आया। ऑब्जेक्ट को और पास लेके आया, तो मैंने अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। ये हमारा रे डायग्राम, तो ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो याद रखो आपको इमेज भी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इमेज कहां मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। सेकंड, नेचर कैसा होगा? आर एंड आई, रियल एंड इनवर्टेड। और थर्ड, साइज कैसा मिलेगा भैया? साइज हमें सेम साइज मिलेगा। सेम साइज मिलेगा तो मतलब इसमें मैग्निफिकेशन कितना लिखूंगा? सोच के बताओ जरा। सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन कितना लिखूंगा? 1। वेरी गुड। लेकिन +1 या -1? प्लस माइनस। -1। -1 क्यों? क्योंकि मेरे को इमेज कैसी मिली? रियल Real एंड इनवर्टेड मिली। जैसे पिछला वाला केस देखो, पिछले वाले केस में अगर मैं आपसे पूछता मैग्निफिकेशन कितना लिखूं, तो आप कहोगे कि सर मैग्निफिकेशन की वैल्यू <1 होनी चाहिए क्योंकि डिमिनिश्ड है। लेकिन माइनस में होनी चाहिए या प्लस में? तो आप कहोगे कि भाई माइनस में होनी चाहिए क्योंकि ये रियल एंड इनवर्टेड है। बिल्कुल सही। यस सर। Done. अब देखो यार, ये जो मेरा थर्ड केस है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, ये सबसे इजी केस है और इसको समझने का एक तरीका है। बस थोड़ा सा डबल मीनिंग है, लेकिन भावनाओं को समझ जाना और दिल पे मत लेना। भाई डबल मीनिंग क्या है भैया? जो सी है वो सी का सी ही रहेगा, समझ जाओ। तो इससे कहने का मतलब क्या था कि अगर तुमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी, जैसा रखा है वैसी इमेज मिलेगी। किस्सा खत्म। भावना समझ गए थे? यस यस सर। वैसा बोलना नहीं है। चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को और पास लिया है। ऑब्जेक्ट को और पास लिया मतलब अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बोलते तो नहीं, तो नहीं ज्यादा डबल मीनिंग। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब देखो नेक्स्ट, हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यार देखो, हमेशा ना कुछ तरीके फाइंड किया करो ताकि चीजें आपके माइंड में रट जाया करें। तो जैसे ये तरीका मेरे माइंड में इसी तरीके से रटा हुआ है कि मेरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता है, बाकी चीजें मैं अपने आप लिंक कर लेता हूँ। यस सर। तो उसके लिए अगर थोड़ा सा डबल मीनिंग जाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो
भैया अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो याद रखो अब हमें इमेज मिलेगी बियॉन्ड सी और हमें बड़ी मिलेगी। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि भैया हमें इमेज मिली बियॉन्ड सी। सेकेंड केस कि भैया मेरे को इमेज मिल रही है रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट प्रॉपर्टी कि भैया हमें इनलार्ज मिल रही है। तो Yes, इसमें sir. मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी। Negative. अब मैं Yes. आपको एक चीज बताता हूँ, पहले 4 केसेस के बेसिस पे ध्यान दो। एक चीज बताता हूँ, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। यार इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान दो तो आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई, मैंने आपको फोकल लेंथ कितना दिया? 15 50 दिया centimeter. ना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो इमेज मिल रही है वो 3 टाइम्स बड़ी मिल रही है। मतलब अगर आपको इनलार्ज इमेज मिल रही है तो आप खुद सोचो कि आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए। क्या आपको ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखना चाहिए, इन्फिनिटी पे रखना चाहिए, या बिटवीन सी एंड एफ रखना चाहिए? Beyond. between C and F. तो देखो अभी हमने फोर्थ केस यही तो किया कि जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ करते हैं तब जाके हमें इनलार्ज मिलती है। अगर आप सी और एफ से पीछे रखोगे ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेम साइज मिलेगा। तो 3 टाइम्स मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। और पहले 2 केसेस में तो आपको कैसी मिल रही है? डिमिनिश्ड मिल रही है। तो इनलार्ज मिलना कब शुरू होती है इमेज? जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आना शुरू कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप एक चीज ध्यान देते कि भैया मेरे को फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 30, और मुझे पता है कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो मतलब यू की वैल्यू ना तो 30 से बड़ी होनी चाहिए और ना तो 15 से छोटी होनी चाहिए। तो चेक करो, आपका -3 जो आपने लिया उस केस में वैल्यू कितनी आई? देखो -20 आई। क्या समझ में आ गया? डन। मीनाक्षी भाई माइक म्यूट किया करो, माइक आपका अनम्यूट रह गया था। चलो आ जाओ भैया वापस। तो इस तरीके से रे डायग्राम्स है ना आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं आंसर वेरीफाई करने में। Yes, sir. चलो भैया आप 2 केसेस और बचे, फटाफट उनको भी खत्म करते हैं। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट को अब हम रखेंगे फोकस पे। तो यार बिल्कुल सिंपल है, मेरे को बताओ जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज कहाँ मिली? उस पे तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा। अगर अब मैं ऑब्जेक्ट फोकस पे रखूंगा तो इमेज कहाँ मिलेगी? Infinity. इन्फिनिटी। बस किस्सा खत्म। तो भैया अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो आपको इमेज मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं तो भैया याद रखो लो हमें इमेज मिलेगी एट इन्फिनिटी। सेकंड, मिलेगी लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड ही। और थर्ड, भैया हमें प्रॉपर्टी पता है कि अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जा रहा है इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट हमने लिख दिया इन लार्ज। Yes, sir. डन। लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को और पास लिया है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन फोकस एंड द पोल। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को और पास लिया है भैया बिटवीन फोकस एंड द पोल, तो अब कुछ नई चीज होगी। कि यार हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन फोकस एंड दी पोल, तो याद रखो अब इस केस में क्या होता है, हमें जो इमेज मिलती है वो बिहाइंड द मिरर, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है और बहुत बड़ी मिलती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि भैया हमें इमेज कहाँ मिलेगी? बिहाइंड द मिरर। कहीं पे भी मिल सकती है मिरर के पीछे। दूसरा, नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड कि भैया हमारा साइज कैसा होगा? हाईली इनलार्ज होगा। तो देखो इस पे भी मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 से बड़ी। मैग्निफिकेशन का साइन क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो वापस अपने क्वेश्चन पे जाओ और चेक करो क्या हमने सही लिखा था या नहीं लिखा था। भाई जब मैंने मैग्निफिकेशन +3 लिया, +3 का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही है और बड़ी मिल रही है। तो ये तो सिर्फ एक ही केस में होता है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। तो मतलब इस केस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से कम आना चाहिए। तो फोकल लेंथ अगर 15 है तो चेक करो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 से कम आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो ये आंसर सही है। Yes, sir. बढ़िया। छपाई शुरू कर दो और कहीं डाउट है तो पूछ लो। Done. डन। तो अब आप क्या करो, आपको मैं आराम से 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, सारे रे डायग्राम्स स्टार्टिंग से कर रहा हूं, चेक करते जाओ। आपको अभी हाथ की याद याद हो जानी चाहिए ये, और मैं अभी आपसे पूछूंगा, अभी याद हो जानी चाहिए। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे
इमेज फोकस पे पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, छोटी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, बिटवीन सी एंड एफ। अब इसी का उल्टा कर देना कि अगर इमेज की जगह मैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखूं तो इमेज कहां मिलेगी? बियॉन्ड सी मिलेगी। रिवर्स चलते जा रहे हैं केस, देखते जाओ। तो अगर मैं अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखूं तो इमेज मेरे को बियॉन्ड सी मिलेगी और बड़ी मिलेगी। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो याद रखने का तरीका बता ही दिया था, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी, सेम साइज की ही मिलेगी, उसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते। फिफ्थ केस फर्स्ट केस का इनवर्स है, तो बस एक सिक्स्थ केस ही है जो थोड़ा सा अलग है, जो आपको याद रखना पड़ता है। यस सर। डन। तो अब मैं आपको कॉन्वेक्स के भी दो केसेस बता देता हूं, फिर मैग्निफिकेशन को पढ़ लेंगे और किस्सा खत्म करेंगे। आज स्फेरिकल मिरर खत्म हो जाना चाहिए भैया। आ जाओ अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर बेचारा हमारा सिंपल है, सिर्फ दो ही केसेस होते हैं, तो बेचारा हमारा भोला भाला मिरर। फर्स्ट केस कि ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहा हूं तो भैया आपको इसमें याद नहीं करना, जब भी कोई चीज इन्फिनिटी पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो लाइट रेस पैरेलल आएगी, तो हमारी इमेज कहां मिलेगी मेरे को? फोकस पे। फोकस पे, बिल्कुल सही। लेकिन इसका फोकस इस साइड होता है, तो फर्स्ट पॉइंट फोकस पे तो मिलेगी, लेकिन अब की बार ये रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगी, ये कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। एंड इरेक्ट। और पॉइंट साइज। फिर दूसरा केस, अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी क्यों रख दो? क्योंकि यार इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ और सेंटर राइट साइड होता है, और राइट साइड पेंटेड है। हम पेंटेड साइड ऑब्जेक्ट को नहीं रखते, हम तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग साइड तो ना कोई पॉइंट फोकस है, ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसलिए अब चाहे जहां मर्जी रख दो, सब बात बराबर ही है। तो भैया अगर हम ऑब्जेक्ट को अब कहीं पे भी रख दें तो याद रखो हमें इमेज जो मिलेगी वो बिहाइंड द मिरर मिलेगी और छोटी इमेज मिलेगी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि भैया बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और थर्ड डिमिनिश्ड। यस सर। चलो खत्म करो इससे, फिर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं आप। सर एक बार दोबारा रिपीट कर देना है सेकंड वाला। सेकंड वाला दोबारा। देखो मानवी क्या हो रहा था, हमारे कॉनकेव मिरर का ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है, और रिफ्लेक्टिंग साइड ही मेरे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपके रिफ्लेक्टिंग साइड ही दो पॉइंट्स आ रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मतलब इसमें हमारे बहुत सारे केसेस बनेंगे कि भैया आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फिर बीच में रखा, फिर फोकस पे रखा, फिर फोकस और पोल पे रखा, तो इसमें तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या दिक्कत है? कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा पेंटेड वाली साइड आता है। तो भैया पेंटेड वाली साइड हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते, ऑब्जेक्ट तो हमेशा कौन सी साइड होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग साइड होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग साइड कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ दो ही केसेस बनेंगे। कौन से दो केसेस? कि भैया ऑब्जेक्ट आपने रखा इन्फिनिटी पे, जब भी कोई चीज इन्फिनिटी पे रखूंगा इमेज फोकस पे मिलेगी, तो ये तो एक यूनिवर्सल टाइप हो गया, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर। सेकेंड केस है कि अब आप ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख दो, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट्स तो है ही नहीं, तो जहां मर्जी रखो एक ही बात बनेगी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर रखोगे तो आपको जो इमेज मिलेगी वो छोटी सी इमेज मिलेगी, और वो बिहाइंड द मिरर मिलेगी। तो बिहाइंड द मिरर छोटी इमेज डिमिनिश्ड, और बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस केस में अगर मैं आपसे मैग्निफिकेशन पूछूं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, और ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। यस सर। डन। मानवी अब क्लियर है आपको? यस सर। डन। चलो आओ तो कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाक से। भैया इस पे ज्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि ये बेसिकली 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है जो हम फिर भी अभी पढ़ रहे हैं। मैंने आपको मैग्निफिकेशन की ये 5-6 जो भी वैल्यूज दी हैं, 6 वैल्यूज दी हैं, आपको बस मैग्निफिकेशन से सब कुछ बताना है। कौन सा मिरर यूज किया होगा, किस टाइप की इमेज मिली होगी, मतलब नेचर ऑफ द इमेज, उसका साइज, सब कुछ बताना है। चलो तो जैसे पहला केस मैं बता देता हूं, नेक्स्ट आप ट्राई करना और बिल्कुल फटाक से स्पीड में करेंगे। मैग्निफिकेशन +2, तो सबसे पहले मैंने वैल्यू चेक करी, वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है? 1 से बड़ी है, तो भैया इन लार्ज बनी होगी। प्लस है
तो मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, कौन सा मिरर है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट और बड़ी इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स तो बड़ी बना ही नहीं सकता। कनकेव। तो हमारे पास Concave. एक ही केस बचा, कॉनकेव मिरर। याद रखो, इनलार्ज आ गया तो आपको डाउट ही नहीं रखा, इनलार्ज तो एक ही मिरर बना सकता है और कोई मिरर बना ही नहीं सकता, कॉनकेव मिरर। और मैं देख रहा हूं काफी बच्चे अब जाके ज्वाइन कर रहे हैं कि 40 से 45 स्ट्रेंथ पहुंची है। भैया बड़ी जल्दी जल्दी जाग रहे हो। सिमिलरली सेकंड केस सोचो अब, चलो कोई भी एक बता दो। Enlarged, real and inverted. वेरी गुड। Concave. रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड भी सिर्फ एक ही मिरर बना सकता है और वो Yes. कॉनकेव मिरर है, क्योंकि ना तो कॉन्वेक्स मिरर रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है ना तो प्लेन मिरर, बना ही नहीं Yes. सकते, सिर्फ कॉनकेव बना सकता है। +1। +1 का Same मतलब size, virtual and direct. वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सोचो ये कौन सा मिरर होगा? Convex. कॉन्वेक्स में मैंने आपको कितनी बार बोला, कॉन्वेक्स सिर्फ और सिर्फ छोटी ही बना सकता है। कॉनकेव कह रहे हो भैया, अगर कॉनकेव वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है तो उसमें एक ही केस है कि वो क्या बनाएगा, इनलार्ज बनाएगा। फिर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। यस भैया सर। इसलिए मैंने कहा था रे डायग्राम्स याद रखो। कॉनकेव सेम साइज की बनाता है, लेकिन जब वो सेम साइज बनाता है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं बनाता। तो अब आपका जो ये नेक्स्ट वाला केस है वो आपका कॉनकेव वाला बन जाएगा, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, और अब ये क्या बन गया, कॉनकेव बन गया। चलो अब जल्दी फटाफट इन दोनों के आंसर्स और डिस्कस करो। कोई बोलना मत, मैं एक एक करके किसी से पकड़ लेते हैं। अंशिका क्या बता पाओगे +0.5 का? ओशियन? मानवी? Sir, small size, हाँ वेरी गुड, आगे? virtual and erect. वेरी गुड, Concave mirror. वेरी गुड। अगर आप कह रहे हो डिमनेज्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो देखो ओशन, मैंने अभी आपको बताया, याद रखो कॉनकेव अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है, वो एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, और उस केस में इमेज कैसी मिलती है, इन लार्ज मिलती है। तो यार ये अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान दो। चलो इधर, अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो तीनों मिरर हो सकते हैं, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। लेकिन प्लेन मिरर के साथ एक दिक्कत है, वो हमेशा कैसी बनाएगा, सेम साइज बनाएगा। कॉनकेव अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है तो उसके साथ एक दिक्कत है, वो क्या बनाएगा, हाईली इनलार्ज बनाएगा। तो सिर्फ कौन सा केस बचा आपके पास, कॉन्वेक्स। Convex. भैया नेक्स्ट क्लास तक थोड़ा से रे डायग्राम्स को ध्यान दे लेना। यस सर। डन। नेक्स्ट Yes, केस sir. -0.5 तो डिमिनिश्ड है, Diminished. रियल एंड Real इन्वर्टेड है। inverted. Concave mirror. रियल एंड इन्वर्टेड है तो दिमाग लगाना ही नहीं, कॉनकेव है। कनकेव मिरर। चलो डन। यस सर। सर डन। डन, बहुत बढ़िया। यस सर। तो अब इस पे थोड़े से और क्वेश्चन कर लें फटाक से। Yes, sir. चलो आओ भैया, क्वेश्चन की भावनाएं देखते जाना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि नीट एग्जाम में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यस यार हमने क्या किया, हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया और इसका फोकल लेंथ, सपोज इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और ये पहले कॉनकेव मिरर एयर में प्लेस्ड है, मतलब ये जैसे मैंने कॉनकेव मिरर लिया, आसपास एयर है। नेक्स्ट केस में मैंने क्या कर दिया, इसी कॉनकेव मिरर को मैंने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया, लिक्विड के अंदर डुबो दिया। भैया मैंने लिक्विड ले लो, सपोज वाटर, तो ये मैंने वाटर के अंदर डाल दिया इसको। तो अब आपको बताना है कि जब मैं इसको लिक्विड में इमर्स कर दूंगा तो इसके फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका फोकल लेंथ 10 से ज्यादा होगा, 10 से कम होगा, या क्या होगा। ऑप्शंस दे रहा हूं, जिसके दिमाग में जो आ जाए बताते जाना। >10, सेकेंड ऑप्शन <10, थर्ड ऑप्शन रिमेन सेम,
फोर्थ ऑप्शन, इट विल बिकम इनफाइनाइट, मतलब प्लेन मिरर बन जाएगा, इट विल बिकम इनफाइनाइट। सर रिमेन सेम। किसी और का कुछ और आंसर? Remain same. वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो याद रखो, हमने मैं बताए रखा है, ये पढ़ भी रखा है कि भैया फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस का हाँ हाफ। फोकल रेडियस ऑफ रेडियस। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस मिरर को लिक्विड में या किसी भी एक चीज में डुबो दूं, तो क्या इसका साइज अपने आप छोटा बड़ा हो जाएगा या सेम रहेगा इसका नो साइज? सर सेम सेम ही रहेगा। तो रहेगा। तो अगर इसका साइज सेम रहेगा तो इसका फोकल लेंथ भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स Yes, sir. डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। So, यहां तक भी हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब बस दो छोटे पॉइंट्स और आपका मिरर आज खत्म। आ जाओ भैया नेक्स्ट पॉइंट पे। yes, sir. यार हमें पता है प्लेन मिरर के केस में क्या होता था। प्लेन मिरर के केस में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होते थे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होते थे, तो उस केस में क्या होता था, हमारी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर माइनस में आती थी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आती थी, लेकिन वैल्यू इक्वल आती थी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन बस अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन अब याद रखो, स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्फेरिकल मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम नहीं होते, हर केस में अलग अलग होता है। तो स्फेरिकल मिरर के केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भैया उसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर इनटू वी ओ एम। ये फॉर्मूला लिखो, फिर इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसको बताऊंगा। इसको कंप्लीट करो और मेरे को आप 1 मिनट दो, चलो। यस सर डन। डन, सर चलो। हो गया। तो इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करो। भैया क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है। इसका फोकल लेंथ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। और हमें बोला हुआ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये सपोज एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। और ये ऑब्जेक्ट अभी कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है? तो भैया हमें ये डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, क्वेश्चन ने ये भी बोल दिया, विद रिस्पेक्ट टू द मिरर कैलकुलेट करना है। तो आप मेरे को बताओ, क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मूले में से कौन कौन सी वैल्यू गिवन है? यू स्क्वायर। भैया आपको u की वैल्यू गिवन है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है गिवन? -20। -20. अब आप क्या करोगे, आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, क्योंकि मिरर रेस्ट पे है। तो वी एम की वैल्यू तो 0 हो गई। 10 0. +10 लू या -10 लू? माइनस। ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, लेफ्ट में या राइट में? राइट। राइट में। अरे इसको लेफ्ट कैसे कह रहे हो, राइट। राइट। तो राइट में कोई चीज जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपना मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v+1/u=1/f। और आप कैलकुलेट करो v की वैल्यू। v मिल जाएगा, u की वैल्यू पता है, वी ओ एम की वैल्यू पता है, सारी सब्स्टिट्यूट कर दो और वी आई एम कैलकुलेट करो। चलो कंप्लीट करो क्वेश्चन को।
भाई हिमाचल में आजकल टेम्परेचर क्या चल रहा होगा? मतलब ठंडा है या गर्मी है दिल्ली जैसी? गर्मी से गर्मी हो रही है। गर्मी। वैसे भी पहाड़ों में तो गर्मी भी ज्यादा होती है, धूप तेज होती है ना, मतलब। यस सर। बिल्कुल। मैं हिमाचल आया था लेकिन तुम लोगों से किसी से नहीं मिला था। आकाश को पता था, आकाश शायद तुम्हें पता था ना मैं हिमाचल आया था? नहीं सर। नहीं? फिर किससे सर बात कब हुई आए थी? थे? मैं आया था कब आए थे? जनवरी लास्ट मंथ में, मतलब लास्ट वीक में। फिर मोर आए थे सर आप? यस। यार किसी एक बच्चे से तो बात हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर। फिर वो शायद से मतलब तुम्हारा सीनियर बैच का रहा होगा, किसी एक से बात हुई थी। और सर वो कौन वहां सी रहता था। जगह पे आए थे? यस। मैं आया था डलहौजी खजैर धर्मशाला यहाँ पे। अच्छा। यस। तब तो मेरे को अच्छी खासी बर्फ मिली थी। यस सर। बिल्कुल। भैया मेरे साथ बातें तो यस करते सर। रहो लेकिन साथ के साथ सॉल्व भी करते रहो। -7.5। नहीं नहीं नहीं, वी की वैल्यू मानवी गलत आ रही है, आप लोग साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हो शायद से। भाई फोकल लेंथ माइनस में लिया था या भूल गए थे माइनस में लेना फोकल लेंथ को? सर माइनस में लिया था। चेक करो फिर वी की वैल्यू, पहले वी माइनस की में वैल्यू लिया बताओ था। कितनी आ रही है। आपको एक हिंट दे देता हूं कि वी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए। आप देखो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, मतलब आपका लास्ट वाला केस हो गया सिक्स केस। तो भैया वी की वैल्यू मतलब इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है या रियल एंड इन्वर्टेड बनती है? सर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो वी की वैल्यू एक बात तो कंफर्म है, पॉजिटिव आनी चाहिए। 60। वेरी गुड, करेक्ट, अब सही आया आंसर। भैया सब लोग पहले कैलकुलेट करके देखो, वी की वैल्यू +60 आनी चाहिए। पहले यहां तक अगर आंसर सही ना आए तो यस। चेक करो। डन। 1/60। तो 1/v = 1/60, तो वी की वैल्यू +60। अब वी की वैल्यू आ गई तो सब सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, और प्लीज वी आई एम कैलकुलेट करके बता दो बस। तो यहाँ पे लिख देता हूं, VIM = -60 का स्क्वायर मतलब 60 × 60 डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर मतलब 20 × 20, और VOM की वैल्यू +10। बस इसको सॉल्व कर लो और जो भी आंसर है देख लो। -9। -30। बिल्कुल सही। और ये हुआ कंप्लीट। -90 yes sir -90। डन भैया, बहुत बढ़िया। second यस सर। चलो भाई, वेरी गुड। डन। डन। अब आ जाओ बस लास्ट चीज पे, कि आपको बस थोड़े से ग्राफ समझाने हैं, क्योंकि ये ग्राफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में तो खैर एक्सप्लेन करने को नहीं आते। इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। ये सीबीएसई का पार्ट, मतलब बोर्ड्स का पार्ट नहीं है। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओनली। आ जाओ यस सर। ग्राफ का। यार हमें मिरर फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूं भैया, मैथमेटिक्स की भावनाओं को समझो। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन 1/v एंड 1/u। पहले मेरे को ये बताओ, ये जो मिरर फॉर्मूला मैंने लिखा, ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लीनियर। लीनियर। लीनियर कैसे पता चला? क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में कोई पावर नहीं, पावर सब 1 है। अब यार हमारे पास है ना एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = mx + c। ठीक है, तो क्या करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो इस इक्वेशन को। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, 1/v = -1/u + 1/f? यस सर। डन। यस सर। अब देखो y = mx + c। यार क्या आपने y एक्सिस पे 1/v को लिया है? बिल्कुल। क्या आपने x एक्सिस पे 1/u को लिया है? बिल्कुल। तो इस ग्राफ कैसा बनना चाहिए? तो भैया एक चीज पता चल गई कि ग्राफ एक तो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ होना चाहिए या वो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ होना चाहिए? नीचे की कैसे पता चला नीचे की तरफ होना चाहिए? तरफ क्योंकि नेगेटिव। हमारा जो ये स्लोप है m, स्लोप m क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है।
स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? Done. यस तो जो फोकस, जो इंटरसेप्ट बचा, वो इंटरसेप्ट आपको किसकी वैल्यू देगा? 1/f की वैल्यू देगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये ग्राफ जो वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। तो ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर मैं 0 से लेके यहां तक की लेंथ फाइंड करूं तो वो लेंथ मेरे को किसकी वैल्यू देगा? 1/f की वैल्यू देगा। चेक करो क्या फर्स्ट ग्राफ समझ में आया? यस बढ़िया। सर डन। चलो डन। सर लास्ट से रिपीट कर दीजिए। लास्ट स्टेप रिपीट करना है। कौन सा, नेगेटिव वाला या इंटरसेप्ट वाला? 1/f। 1/f वाला। आकाश याद रखो, सी का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में? सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया ना, वो ग्राफ की लाइन वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे को कट कर रही है। तो ये मेरी वाई एक्सिस है ना, तो आप चेक करो ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो भैया ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो मेरे को लेंथ मिलेगी वो इंटरसेप्ट की लेंथ होगी, उसको हम इंटरसेप्ट कहेंगे। तो इधर हमारे पास इंटरसेप्ट क्या बच रहा है? 1/f। तो मतलब अगर मैं ये वाली लेंथ निकाल लूं तो मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी? इंटरसेप्ट की। और इधर इंटरसेप्ट क्या है? 1/f है। आकाश अब समझ में आ गया? यस सर। डन। चलो सर डन। डन है बिल्कुल। सेकेंड ग्राफ समझो। सेकेंड ग्राफ फिर से मिरर फॉर्मूले पे ही प्लॉट कर रहे हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लेकिन अब की बार मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं v और u के बीच में। 1/v और 1/u के बीच में नहीं, v और u के बीच में। तो अब अपने रे डायग्राम्स को याद करो। भैया अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ मिलती है? वेरी गुड। और अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो इमेज कहाँ मिलती है? इंफिनिटी। तो याद रखो अब की बार ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा क्योंकि मैं 1/v और 1/u के बीच में प्लॉट नहीं कर रहा हूं। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब की बार ये बनेगा कुछ इस टाइप का कर्व। लेकिन ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थोड़ा सा कर्व को इस तरीके से बेंड करना। अब देखो ये वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दो। भैया इधर इधर ये यू को टच कर रहा है क्या? नहीं, ये यू को टच नहीं कर रहा। मतलब इधर यू की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को। तो अगर यू की वैल्यू इन्फिनिटी है तो मतलब मेरी इमेज कहाँ मिलनी चाहिए मेरे को? फोकस पे। क्या ये समझ में आया? डन। यस इधर ये वी को टच नहीं कर रहा है, वी को टच नहीं कर रहा है तो मतलब इधर वी की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को। तो वी की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कब करती है? जब हमारी यू की वैल्यू क्या होती है? एफ होती है। तो ये एक्टिविटी आप स्कूल में करोगे। ये एक्टिविटी है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, कॉनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर। तो ये एक्टिविटी आपके लैब एक्सपेरिमेंट में है। आप ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो याद रखो आप एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। और फिर इस ग्राफ को हम ऐसे इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, स्लोप ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे ये ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हमें फोकस की वैल्यू देगा। तो ये एक्टिविटी है आपके इसमें और यही ग्राफ। चेक कर लो समझ में आ गया या नहीं? यस सर। डन। हालांकि स्कूल में ये एक्टिविटी बहुत टाइम बाद होगी क्योंकि अभी स्कूल में तो ऑर्डर में चल रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तब तक तो आप ये सब भूल जाओगे मुझे पता है क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। सर रिपीट कर दो बार। रिपीट करना है? डन। कौन सा पार्ट रिपीट करना है ये भी बता दो। पूरा ही? ठीक है देखो। यस सर। आप इस चीज को ध्यान दो कि जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ मिलेगी? एफ पे। तो ये वाली लाइन मेरी यू को टच नहीं कर रही, मतलब ये इन्फानाइट तक जा रही है भैया, इसका कोई एंड नहीं है क्योंकि टच ही नहीं कर रही तो कोई एंड नहीं है। तो मतलब मेरा यू यहाँ पे कितना है? इन्फानाइट है। तो अगर यू इन्फानाइट है तो वी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एफ। तो वी आपको कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे ना। तो यहाँ पे ये वी की वैल्यू कितनी बताएगा मेरे को? एफ बताएगा। सिमिलरली अब सेकंड वाला कि यस v की सर। वैल्यू अगर इन्फिनिटी ले रहे हो तो इधर भैया इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये v वाली लाइन को टच ही नहीं कर रहा तो कोई एंड पॉइंट नहीं है, v इन्फिनिटी है। तो v इन्फिनिटी है तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को जो u की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी? f मिलेगी। फिर आप ये ग्राफ जब प्लॉट कर लोगे तो आप क्या करोगे? इस एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करोगे। जिस पॉइंट पे आपका ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना वो पॉइंट आपको फोकस की वैल्यू देता है।
Yes, sir. बस ये कॉन्सेप्ट था। Sir. डन, चलो भैया बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ट्राई करने ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उस क्वेश्चन को लिख लो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। चलो लिखो क्वेश्चन को, एज अ होमवर्क है ये क्वेश्चन। अ रॉड ऑफ लेंथ, लिखो, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, इस रॉड की लेंथ हमें गिवन है f/3, is placed along the principal axis, is placed along the principal axis, मतलब principal axis के परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल रखी है मैंने इस तरीके से, along the principal axis, such that a real and elongated image is formed, such that a real and elongated image is formed. आगे लिखते जाओ। Image just touches the rod, image just touches the rod, बस हमें यही इंफॉर्मेशन गिवन है, और हमें बोला हुआ है कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, ये कॉनकेव मिरर लिया है हमने, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमें गिवन है, फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का f, हमें क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन। एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, आराम से भैया ट्राई करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है जरूर मान रहा हूं, कि एक रॉड है जिसकी लेंथ है f/3, इसको हमने प्लेस किया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज जो मिल रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, लेकिन वो बड़ी भी मिल रही है, मतलब इन लार्ज इमेज मिल रही है, और हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि इमेज जस्ट टच कर रही है ऑब्जेक्ट को, कॉनकेव मिरर गिवन है, फोकल लेंथ उसका गिवन है f, हमें इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो आप इसको ट्राई कर लेना, और भैया बस आज के लिए इतना ही। Yes, sir. Yes. बढ़िया।